आपका अगर कार्य पूर्ण हो जाता है, पूर्ण कार्य अगर पूर्ण हो जाता है, आपने हाउस लिस्टिंग कर ली, नजरी नक्शा बना लिया और ये प्रपत्र भर के आप जब जमा करते हैं अपने सुपरवाइज़र को, तो सुपरवाइज़र आपको एक प्रमाण पत्र इशू करेंगे, जिस प्रमाण पत्र में ये सारी बातें लिखी हुई रहेगी कि मेरे अनुसार नजरी नक्शा बनाया गया, मेरे अनुसार भवनों को शामिल किया गया, कोई क्षेत्र छूटा नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति होती है कि कोई क्षेत्र छूट जाता है, कोई मकान छूट जाता है, तो उसके लिए हम एक प्रावधान करेंगे। अब आपके परगणक ने पूरा नजरी नक्शा बनाया और नजरी नक्शा बनाते समय उनसे एक चूक हो जाती है कि 10 नंबर मकान और 11 नंबर मकान के बीच में एक मकान उनका छूट जाता है। उस स्थिति में क्या हम करेंगे, उसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं कि अगर 10वां नंबर मकान के बाद का मकान छूट गया और हमने 11 नंबर देके और आगे की प्रक्रिया पूरी कर ली, उस स्थिति में जब इस मकान को हम देंगे तो वो नंबर वापस आके उस मकान का नंबर हम 10/1 करेंगे। 10/1 करेंगे, भवन संख्या 10/1 देंगे और मकान का नंबर जो उनका पड़ेगा वो सबसे आखिरी के बाद का मकान नंबर पड़ेगा। अगर 50 हुआ है तो 51, 150 हुआ है तो 151 या 155 हुआ है तो 156, ये नंबर हम उनके मकान का देंगे और भवन का नंबर 10/1 हम करके उसको आगे बढ़ाएंगे और उसको जोड़ लेंगे नजरी नक्शा में, उसके फिगर में थोड़ा सा करके जोड़ लेंगे और 10/1 का नंबर दे देंगे। जैसे ही बाई 1 का नंबर आएगा तो ये पता चल जाएगा कि आपसे ये मकान छूट गया था और इसका नंबर मकान नंबर आपने आखिरी में दिया है, तो आखिरी में मकान का नंबर आपका वहाँ दिखाना पड़ेगा कि इनके मकान का नंबर, यानी कॉलम 3 में जब मकान का नंबर की बारी आएगी तो वो 10/1 वहाँ भवन नंबर दे के और मकान के नंबर को दिखाया जाएगा, तो पता चल जाएगा कि ये आपसे छूट गया था और आपने बाद में इसका किया है। इसलिए अगर कोई भवन मकान छूट जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसे हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन निगरानी के तौर पे सुपरवाइज़र बिल्कुल अपने अंडर में काम करने वाले प्रगणकों से पूरी तरह से आश्वस्त हो लेंगे कि उनसे कोई मकान न छूटे। इसके लिए खुद भी वो फील्ड में जाके भ्रमण करेंगे और देखेंगे। तो ये हो गई हमारे मकान नंबरों की सूची, नजरी नक्शा और अब हमारे सामने एक फॉर्मेट है बेघर परिवारों की सूची। बेघर परिवार कौन है? वो बेघर परिवार जिनका अपना घर नहीं है। वो कहाँ रहते हैं? तो हो सकता है किसी मंदिर के किनारे रहते हों, हो सकता है किसी पुल के किनारे रहते हों, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके उन्होंने घेर घार के प्लास्टिक लगा के अपना निवास बनाया हुआ है। कंडीशन ये है कि वो 6 महीने से लगातार वहाँ रह रहे हैं या नहीं। अगर वो 6 महीने से लगातार वहाँ रह रहे हैं तो वैसे परिवारों को हम बेघर परिवार कहेंगे और उनकी भी गिनती होगी। अगर हम जाते हैं महावीर मंदिर, पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर के बारे में बात करते हैं, तो महावीर मंदिर के पास जो बेगर्स, जो भिखारी लोग जो हैं, उनका कोई घर परिवार नहीं है, वो वहीं पे रहते हैं, दिन भर मांगते हैं और रात में भी वहीं पे उनका गुजारा होता है। वैसे परिवारों के लिए हम आ जाते हैं तो फिर ऊपर उठाते हैं तो उनका क्रम संख्या तो जैसा चलना है 001 से स्टार्ट होगा क्रम संख्या, लाइन बाय लाइन का क्रम संख्या वैसे होगा। भवन संख्या के जगह पर उस जगह का नाम लिख देंगे। महावीर मंदिर के पास, राजेंद्र नगर पुल के नीचे, बहादुरपुर पुल के नीचे, चिड़ैयाटांड़ पुल के नीचे, डीएम ऑफिस के आसपास, गांधी मैदान के आसपास, ये इस प्रकार का कर देंगे। और कॉलम 3 खाली होगा क्योंकि उनके पास ना कोई मकान है तो मकान संख्या होगा ही नहीं, तो 2 या 3 में किसी में हम उस जगह का उल्लेख करेंगे। किस उद्देश्य के लिए? तो वो तो मकान ही नहीं है तो उद्देश्य क्या होगा? परिवार की संख्या कॉलम नंबर 5 से शुरू होगा। वहां पे राजेंद्र नगर पुल के नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या, अब हम एक बार घूम के देख लेंगे पूरा कि राजेंद्र नगर पुल के नीचे कितना फैमिली रहता है।
लोगों से पूछ के पता कर लेंगे कि 6 महीने से लगातार ये यहाँ रह रहा है नहीं रह रहा है। अगर 6 महीने से लगातार रह रहा है तो हम उसकी काउंटिंग करेंगे। उसके बाद परिवार संख्या वहाँ एक साथ लिखी जाएगी। अगर उसमें 20 परिवार रहता है राजेंद्र नगर पुल के नीचे, तो 20 परिवार की संख्या 20, और अब जब 20 परिवार की संख्या हो गई तो फिर कॉलम नंबर हम 8 में आएंगे और परिवार क्रमांक का क्रम संख्या 001 से शुरू करके 20 तक जाएंगे। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या लिखेंगे और परिवार के मुखिया का नाम लिख के दौरे की तिथि के साथ मुखिया का हस्ताक्षर करा लेंगे। ये बेघर परिवारों की सूची है, जिनके पास घर नहीं है, जिनका नजरी नक्शा में कोई उल्लेख नहीं है, जिनके पास कोई मकान नंबर नहीं है, तो उनके फॉर्मेट में सीधे नीचे कीजिए। ये इस प्रकार के फॉर्मेट में नीचे कीजिए, हाँ ना, नीचे कीजिए, इसको नीचे लाइए और छोटा कीजिए। बेघर परिवारों की सूची भाग 3 आप देख रहे होंगे। इनके लिए अलग से पूरा का पूरा फॉर्मेट रहेगा, इनका पूरा फॉर्मेट एक साथ अलग से रहेगा। बेघर परिवारों की सूची यानी नजरी नक्शा, मकान संख्या, भवन संख्या हो जाने के बाद इस प्रकार की सूची भी आपसे मांगी जाएगी कि आपके एरिया में बेघर परिवार कितने हैं और उनकी क्या संख्या है। तो ये फॉर्मेट वही है। कॉलम नंबर 2, 3, 4 ये तीनों कॉलम में कोई यूज नहीं होगा, यहाँ जगह का नाम लिख दिया जाएगा। कॉलम नंबर 5 से शुरू होगा परिवार की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार का क्रम संख्या और मुखिया का नाम, दौरे की तिथि और परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर। ध्यान रहे 6 महीना से वो रेगुलर वहाँ पर रह रहा है या नहीं। अगर वो रेगुलर नहीं रहता है वहाँ, उसको हमको काउंट नहीं करना है। 2 महीना रहा भाग गया, 2 महीना आया फिर भाग गया, तो ऐसे लोगों को हमें नहीं गिनना है। जो वहाँ रेगुलर वहाँ पे 6 महीना से निवास कर रहा है, रह रहा है, तो वैसे लोगों को हम परिवार की क्रम संख्या देते हुए हम उसका नोटेशन करेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका कोई परिवार नहीं होगा, वो सिंगल होंगे, अकेले, उनका अकेले कर देंगे। परिवार की क्रम संख्या उनकी ज़रूरत नहीं है। उनका नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या, अगर वो सिंगल है तो एक ही होगा, एक ही नाम होगा, एक ही मुखिया होगा। ऐसे लोगों को इस तरीके से काउंट करना है। तो ये हमारा बिहार आधारित, जाति आधारित जनगणना का प्रथम चरण का कार्य इस प्रकार से करना है। परगणक को सुपरवाइजर के सुपरविजन में ये काम करना है। सुपरवाइजर को ध्यान रखना है कि उनके परगणक उनका काम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ कहाँ गलती हो रही है। गलती हो रही है तो इसके लिए आगे मार्गदर्शन लेंगे। और जैसा मैंने अपना नंबर और अपना पता आपको दिया है, मैं पटना ज़िले का मास्टर ट्रेनर हूँ। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। आप किसी भी प्रकार का प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।